नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2022 को वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनकी जगह एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही होगा कि उसके लिए एनडीए का जो उम्मीदवार है, भाजपा एनडीए का जो उम्मीदवार हैं, आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो श्री सिन्हा हैं और वो भी एक प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, पूर्व भाजपा के नेता रहे हैं, लेकिन वो इस बार विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। तो आज संक्षेप में, सरल ढंग से और विस्तार से भी या विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव की है क्या। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है, संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 ये कहता है कि केंद्र सरकार की, संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। ये दो चीज़ें खास तौर से आर्टिकल 53 में कही गई हैं। और आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि उसका एक चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, और वो निर्वाचन एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। अर्थात जनता नहीं चुनेगी, राष्ट्रपति को हम और आप नहीं चुनते हैं, जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति को जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, राज्यों में एमएलए, निर्वाचित एमएलए, और केंद्र में एमपीज, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, इन सब से मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है, और वही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 है, एक नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है 1952 से, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिन पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया, नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब वर्तमान जो प्रावधान है, वर्तमान जो स्थिति है, पहले बहुत सारे लोग राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी हो जाते थे और जिनको न कोई जानता था, वो केवल नाम के लिए ऐसे ही हो जाते थे, क्योंकि उस समय प्रावधान कुछ उतने सख्त नहीं थे। अब जो प्रावधान जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कठोर है, जिससे कि अब इधर उधर के लोग राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी नहीं बन पाते हैं और केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के ही प्रमुख प्रत्याशी बन पाते हैं। लेकिन भारत में एक बड़ी अजीब सी बात है कि राष्ट्रपति के पद का जो प्रत्याशी है वो कोई भी राजनीतिक दल पहले से घोषित नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता कि कौन किसको वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहता है। बहुत अंतिम क्षणों में ही राष्ट्रपति के प्रत्याशी के नामों की घोषणा होती है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल अंतिम क्षणों में एनडीए ने अपने प्रत्याशी की और विपक्ष ने साझा प्रत्याशी की, यशवंत सिन्हा साहब के और नाम की घोषणा की है। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो संविधान क्या निर्धारित करता है। 3 योग्यताएं संविधान निर्धारित करता है। पहला, आप एक नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होने चाहिए। और तीसरा कि आप लोकसभा के एमपी बनने के लिए, क्वालिफाइड टू बी एन एमपी, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के आप उपयुक्त होना चाहिए, उसके लिए अर्ह होना चाहिए। ये बिल्कुल 3 सीधी सादी क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति का, जैसा कि मैंने बताया, कि चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, जनता नहीं करती है। कौन करता है? जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एमएलए और एमपीज को चुनती है, और फिर वो एमएलएज राष्ट्रपति को चुनते हैं। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि भारत के सभी राज्यों के निर्वाचित, केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं, एमएलएज और एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी लोकसभा में
या राज्यसभा में। अब तो लोकसभा में मनोनीत का प्रावधान खत्म हो गया, पहले 2 एंग्लो इंडियंस होते थे जो कि इस बार अब नहीं है। लेटेस्ट प्रावधान के अनुसार अब कोई एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेट नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में तो 12 लोग मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और चूंकि वो 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं और अब कभी राष्ट्रपति अगर पुनः प्रत्याशिता करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वो उसको फेवर करें, इसलिए मनोनीत लोगों को राइट नहीं दिया गया है राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के निर्वाचन में। तो ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी जो ध्यान रखने की बात ये है कि सारे राज्यों के निर्वाचित एमएलएज होते हैं, संसद के सभी निर्वाचित एमपीज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, लेकिन इसके साथ साथ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ की जो विधानसभाएं हैं इनके भी निर्वाचित एमएलए इसमें भाग लेते हैं। तो ये भी ध्यान में रखने की चीज़ है। अब निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आप नामांकन से शुरू होती है। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन कराया, जिसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री सहित उपस्थित हुए। अब जो प्रावधान है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, जो मैंने जिस एक्ट का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया 1952, जिसमें कालांतर में संशोधन होते रहे, अब ये व्यवस्था की कर दी गई है कि राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी बनने के लिए किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। ये एक बहुत ज़रूरी प्रावधान था जो कि बनाया गया है। पहले ये नहीं था, पहले ये कम था तो लोग मैनेज कर लेते थे किसी तरीके से, लेकिन अब किसी के लिए 50 एमपीज और एमएलएज को मैनेज करना, अर्थात 100 लोगों को मैनेज करना, 100 एमपीज या 100 एमएलएज को मैनेज करना, ये कोई अब आसान बात नहीं रह गई है। और ये सभी इलेक्टेड एमपीज या एमएलएज होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि 15,000 रुपये सिक्योरिटी है, चलिए वो तो कोई बहुत ही पेटी अमाउंट है, वो कोई मैटर नहीं करता। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि नॉमिनेशन करते समय जो प्रत्याशी नामांकन करा रहा है उसको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो लोकसभा के या विधानसभा के किसी क्षेत्र में जो है बाकायदा एक इलेक्टर है, लोकसभा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्टर है। और जो उससे भी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर ये लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं बाई रोटेशन होते हैं। जैसे कि ये 16वां राष्ट्रपति का चुनाव है, तो 15वां जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, अर्थात श्री रामनाथ कोविंद का जब चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। और चूंकि इस बार 16वां चुनाव है, नेक्स्ट मतलब उसके है, तो इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा का महासचिव और अगली बार राज्यसभा का महासचिव, फिर उसके अगली बार फिर लोकसभा, और इस प्रकार से रोटेशन चलता रहता है। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति का नामांकन हो गया। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं और कुछ तकनीकी बारीकियां भी हैं इसमें, जो कि हम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत पड़ती है और उसको बड़े आराम से और धीरे धीरे समझते हैं। पहली चीज़ ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, और गुप्त मतदान प्रणाली से होने के कारण एमपी पर या एमएलए पर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल निरोधक कानून 1985 लागू नहीं होता। पहली चीज़ तो अपने जहन में ये बैठा लीजिए। अर्थात कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती कि साहब हमारे फलाना प्रत्याशी को आप वोट दीजिए और हमारे इस प्रत्याशी को वोट दीजिए। नहीं, ये कोई पार्टी व्हिप जारी करना इलीगल है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ डजंट अप्लाई। ठीक है, पार्टी का कैंडिडेट है तो पार्टी आंतरिक रूप से तो अपना, लेकिन कोई फॉर्मल व्हिप नहीं जारी कर सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ये व्हिप इस पे लागू नहीं होगी, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है। सीक्रेट बैलेट में तो कोई किसी को वोट दिखाना नहीं है, हमने किसको वोट किया किसको नहीं वोट किया। लिहाजा एंटी डिफेक्शन लॉ डजंट वर्क हियर। दूसरा जो टर्म यूज़ किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।
अब इसको समझते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये होता है कि आपकी जो ताकत है उसी अनुपात में आपके वोट की वैल्यू होगी। जैसे कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सिक्किम सबसे छोटा। तो अब सिक्किम का जो एमएलए है वो बहुत कम लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन यूपी का जो एमएलए है वो बहुत ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा। और दोनों लोगों को हम कहें कि नहीं, सिक्किम के भी एमएलए का वोट एक होगा और यूपी के भी एमएलए का वोट होगा, तो वो एक प्रकार से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसमें दो सिद्धांत हैं, दो नियम, दो प्रिंसिपल्स हैं। पहले समझ लेते हैं कि जहाँ तक संभव होगा जो एक राज्य और दूसरे राज्य में जनसंख्या के अनुपात में पैरिटी स्थापित की जाएगी। पैरिटी का मतलब ये हुआ कि सिक्किम की जनसंख्या अगर कम है तो सिक्किम से आने वाले एमएलए का वोट उसी अनुपात में वर्कआउट होगा, उसके मत का मूल्य उसी अनुपात में निकाला जाएगा। और उत्तर प्रदेश या कोई बड़ा राज्य है, मान लीजिए मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनके जो राज्य हैं ये सब भी अपने अपने में अलग अलग जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो सबके एमएलएज का वोट भी अलग अलग उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक एमएलए जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसी अनुपात में उसके वोट की वैल्यू होगी। कोई राज्य ये नहीं कहेगा कि नहीं साहब मैं छोटा हूँ लेकिन फिर भी मैं राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के बराबर ही हमारे वोट का वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा समानुपातिक जो बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल हमारे संविधान बनाने वालों ने लगाया है हमारे संविधान में, वो ये है कि केंद्र, हमारे यहाँ आप जानते हैं संघात्मक व्यवस्था है, अर्थात एक तरफ एक केंद्र है और बहुत सारे राज्य हैं। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने ये सोचा कि कभी ऐसी स्थिति ना आए कि सारे राज्य मिलके एक तरफ हो जाएं और केंद्र दूसरी तरफ हो जाए, और ऐसा ना हो कि केंद्र अपना प्रत्याशी जो है वो बनवा ले और राज्य जो है अलग खड़े रह जाए, या राज्य सब मिलके अपना प्रत्याशी चुनवा लें और केंद्र खड़ा रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि हम राज्यों के सारे जो एमएलएज हैं उनके जो मत का सबको अगर मिला दिया जाए तो उसका मूल्य उतना ही होगा जितना कि सारे एमपीज के मतों का मूल्य होगा। अर्थात अगर सारे राज्य चाहें कि हम अपना राष्ट्रपति चुन ले, नहीं चुन सकते। अगर केवल संसद चाहे कि हम अपना राष्ट्रपति चुन ले, नहीं चुन सकते। और दोनों को मिलके ही राष्ट्रपति का चयन करना पड़ेगा। ये भी एक समानुपातिक चीज़ को संघीय ढांचे में देखने की ज़रूरत है कि अर्थात संघ के जो दो केंद्र हैं, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें, इन दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर की शक्तियां दी गई है। अर्थात अगर रस्साकसी हो और सारे राज्य एक तरफ हो जाएं और केंद्र एक तरफ हो जाए तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी टस से मस नहीं होगा। इतना बैलेंस स्थापित किया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एमएलएज हैं छोटे राज्य के, जो मझोले राज्य के, जो बड़े राज्य के, या जो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के, इन सबके मतों का मूल्य अलग अलग होगा। तो अब मत का मूल्य निकाला कैसे है ये समझिएगा बहुत आराम से, और बहुत सरल है। इसको बहुत लोग कठिन बना देते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। इसको मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक एमएलए का अपने राज्य के, आप महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, सिक्किम के हैं, अरुणाचल के हैं, कहीं के भी हैं, आप अपने राज्य के एमएलए का वोट कैसे निकालेंगे इसको समझिए। आपके राज्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में आप क्या करेंगे, अपने यहाँ के जितने निर्वाचित एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमपीज हैं, उससे भाग दे दीजिए। और जब आप भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उस भागफल में 1000 से और भाग दे दीजिए। तो जो भी भागफल आएगा वो आपके एमएलए का
मत का मूल्य होगा, एक एमएलए के मत का मूल्य होगा। हम अभी आपको उदाहरण से बताएंगे इसको। और इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर 1000 से भाग देने के बाद अगर शेष 500 या 500 से ज़्यादा बचता है तो जो मत का मूल्य है वो उसमें +1 कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे हाँ, इसमें एक चीज़ और जो छूट रही है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं हम लोगों को भूलना चाहिए, वो ये कि जब हमने कहा कि आपके राज्य की जनसंख्या तो जनसंख्या कौन सी लें? 2011 के सेंसस की लें कि उसके पहले की सेंसस की लें। तो अभी हमारे संविधान में जो व्यवस्था है, 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है कि अभी इस पर्पस के लिए हम अपने राज्य की 1971 की जनसंख्या को ही आधार बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आपके राज्य की 1971 में जो जनसंख्या थी, उसी जनसंख्या में आज आप अपने निर्वाचित एमएलए की संख्या से भाग दे दीजिए। जो भागफल आए उसमें 1000 से फिर भाग दे दीजिए और जो आपका भागफल आएगा वही आपके एमएलए का मत का मूल्य होगा। अगर उसमें शेष बचता है 500 या 500 से ज़्यादा तो उसमें एक और उसके मूल्य में जोड़ दीजिए। ये टोटल आपके एमएलए का मूल्य निकल आया। अब एमपी के अब अच्छा, सारे राज्यों के इसका मतलब एमएलए का मूल्य अलग अलग निकलेगा। ये तो जाहिर सी बात हो गई, क्योंकि ये फिगर तो हर राज्य के स्पेसिफिक है। जो बड़ा राज्य है, मझोला राज्य है, कोई भी राज्य है, उसकी सबकी अलग अलग जनसंख्या है, अलग अलग एमएलए की, निर्वाचित एमएलए की संख्या है, लिहाजा सबका वैल्यू अलग आना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हर राज्य के एमएलए का मत का मूल्य अलग होता है। दैट इज़ 1। अब एमपी का क्या किया जाए? एमपी के मत का मूल्य निकाला जाए। तो एमपी का मतलब एमपी, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो और चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी भी सदन का सदस्य हो, उसके मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? और उन राज्यसभा और लोकसभा सभी एमपीज के मत का मूल्य कॉमन होता है, एकदम बराबर होता है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं किस राज्य का एमपी हूँ। आप एमपी हैं, राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हैं, किस राज्य के एमपी हैं, डजंट मैटर, आप सभी एमपीज के मत का मूल्य बराबर होता है। निकाला कैसे जाए? जितने भी भारत में इलेक्टेड एमएलएज हैं, सभी राज्यों के और दिल्ली के और पुडुचेरी के मिला के, सबके मतों का मूल्य जोड़ लिया जाता है। पहले सबके मत निकाले जाते हैं, फिर उस राज्य में जितने एमएलएज हैं उसमें गुणा किया जाता है, तो एक राज्य का टोटल मूल्य निकल आता है। और इस प्रकार से निकालते टोटल भारत के सभी राज्यों के, दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़कर पूरे टोटल वोट मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। अब एमपी का मत का मूल्य निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सारे राज्यों के सारे निर्वाचित एमएलएज का टोटल वोट का मतों का मूल्य क्या है, और उसमें हमको अपने सभी निर्वाचित सांसदों के संख्या का भाग देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे पास निर्वाचित सांसद कितने हैं? 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में, अर्थात 776 हमारे पास टोटल एमपीज हैं। और तब हम क्या करेंगे कि जितने भी मतों का मूल्य आएगा एमएलएज का, उसमें 776 से भाग दे देंगे। जो संख्या आएगी वही एक एमपी के मत का मूल्य होगा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। 1-2 उदाहरण ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ पे 403 एमएलएज का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलएज हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में, मैंने बताया ना कि जनसंख्या अभी 1971 की लेंगे, आप 2022 के नहीं लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में जब देखी जाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में 8,38,49,905 ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। और उसको जब हमने 403 से डिवाइड किया तो भागफल आया 2,08,064।
अब इसमें जैसा कि मैंने कहा था, इस भागफल में फिर आपको 1000 से भाग देना है, तो आपने इसमें फिर 1000 से भाग दिया तो आया 208। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के मत का मूल्य कितना हुआ? 208। और चूंकि यहाँ पे 403 एमएलएज हैं, तो आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश का टोटल मूल्य निकालने के लिए कि 208 इंटू 403 इज इक्वल टू कितना होगा? अब आप इसको बनाएंगे तो ये आएगा 83,925। तो उत्तर प्रदेश के सारे 403 एमएलएस के मतों का टोटल मूल्य होगा 83,925। दिल्ली एक छोटा राज्य है, दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में 70 एमएलएस हैं और दिल्ली की 1971 में जनसंख्या कितनी थी? 40,65,698। और ये जनसंख्या जब हम 70 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 58,081। और 58,081 में फिर हम 1000 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 58। तो एक दिल्ली के एक एमएलए का मत का मूल्य हुआ 58। उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का मत हुआ 208। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादा एमएलए ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके वोट की वैल्यू 208। दिल्ली का एक एमएलए कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके वोट की वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव में 58। तो दिल्ली में एक एमएलए के मत का मूल्य है 58, तो सारे 70 एमएलए का मत का मूल्य कितना होगा? 58 इंटू 70 इज इक्वल टू 4060। इसी प्रकार से सारे राज्यों के मतों का मूल्य निकाल लिया जाता है और जब सब राज्यों के मतों का मूल्य निकाला जाएगा तो उसका मत का मूल्य होगा 5,43,231। अब ये सारे राज्यों के सारे निर्वाचित एमएलएस का मूल्य हो गया। अब एक एमपी के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? एमपी के मत का मूल्य होगा जितने एमएलएस के मतों का मूल्य है उसमें हम 776 अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे। तो जब हमने भाग दिया तो कितना आया? 700 अर्थात 5,43,231 जो राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलएस के मतों का मूल्य है उसमें हमने 776 से भाग दे दिया तो हमारा भागफल आया 700। और इस प्रकार से एक एमपी के भारत में एक एमपी के मत का मूल्य कितना हुआ? 700। तो एमपी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके मत का मूल्य ज़्यादा। और चूंकि 776 एमपीज़ हैं तो 776 एमपीज़ के मत का मूल्य कितना हुआ? 700 इंटू 776 अर्थात 5,43,200। तो आप देख रहे हैं कि सारे एमएलएस के मत का मूल्य 5,43,231 और सारे एमपीज़ के मतों का मूल्य 5,43,200 अर्थात रफली दे आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। दोनों बिल्कुल बराबर बराबर हैं, न कोई इधर है न उधर है। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जाए तो सारे एमपीज़ और सारे एमएलएस के मत को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके सारे टोटल मत कितने होते हैं? 10,86,431। ये टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के मतों का मूल्य हो गया जिसमें कि सारे इलेक्टेड एमपीज़ और सारे इलेक्टेड एमएलएस इंक्लूडेड है। अब इसमें हमको निकालना पड़ता है कि एक जीतने के लिए प्रत्याशी को कितने वोट चाहिए होते हैं। इसके लिए एक कोटा तय किया गया है। ऐसा ना हो कि कोई भी प्रत्याशी कुछ भी मत पाके जीत जाए। नियम ये बनाया गया है, संविधान हमारा ये चाहता है कि राष्ट्रपति जो जीते वो कम से कम पूर्ण बहुमत का इलेक्टोरल कॉलेज के पूर्ण बहुमत से जीते। और इलेक्टोरल कॉलेज के पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए क्या फार्मूला बनाया गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी वोट हैं उसमें उसको 50% से ज़्यादा मिलना चाहिए, 50% प्लस 1 मिलना चाहिए। तो 50% कैसे निकालते हैं? जो टोटल वोट है इलेक्टोरल कॉलेज का मैंने बताया 10,86,431। 10,86,431 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 50%। और जब 50% में 1 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो जब 10,86,431 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 5,43,216.5। अब आप देख रहे हैं कि 5,43,216.5 का मतलब क्या हो गया? 5,43,217। मैंने आपको बताया था ना कि अगर 5 का मतलब 500, तो अगर 0.5 है तो आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। और इस प्रकार से
जो आपका कोटा होगा वो उस कोटे को ऐसे वर्कआउट किया गया है 50% + 1। तो 50% आपने निकाला, वो आया 5,43,217। इसमें एक जोड़िए तो वो हो जाएगा 5,43,218। और इस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति को टोटल 10,86,431 मतों में से 5,43,218 मत जीतने के लिए चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अब दूसरी 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं कि इलेक्शन पार्लियामेंट में होता है और सारे राज्यों के सेक्रेटेरिएट में होता है। और अगर कोई एमएलए अपने राज्य में मतदान नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन को इसे सूचना दे सकता है। मान लीजिए उस दिन वो दिल्ली में है तो उसके वहाँ पे वोट देने की व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि 2 तरह के 2 कलर के बैलेट पेपर्स यूज़ किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रीन और पिंक। एमपीज़ के जो बैलेट पेपर होते हैं वो ग्रीन होते हैं और इसलिए उनका जो वोट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एमपीज़ का जो वोट है वो सारा का सारा जो वोट है वो एक प्रकार से फिक्स होता है, क्योंकि एमपीज़ के वोट को, जैसे कि मैंने बताया कि भाई उनका 700 वोट, 700 हर एमपी के वोट की वैल्यू 700 है। तो जब चूँकि हर एमपी के वोट की वैल्यू 700 है तो उस ग्रीन बैलेट पे 700 प्रिंटेड रहता है। अर्थात 700 का मतलब कि इस बैलेट पेपर की मूल्य वैल्यू 700 है। इसी प्रकार से हर राज्य के बैलेट पेपर पे उस राज्य के एमएलए के मत का मूल्य लिखा रहता है। अर्थात पिंक बैलेट पेपर अगर यूपी का है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिंक बैलेट पेपर अगर यूपी का है तो उस पर 208 लिखा होगा। पिंक बैलेट पेपर अगर दिल्ली का है तो उस पर 58 लिखा होगा। इसका मतलब एक कैंडिडेट ने दिल्ली के एमएलए ने वोट किया है तो उस बैलेट पेपर की वैल्यू कितनी होगी? 58। और अगर उत्तर प्रदेश के उसने वोट किया है एमएलए ने तो उसकी वैल्यू होगी 208। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक सिद्धांत जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, काउंटिंग में काम आता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग और सिंगल ट्रांसफर